पेशेंट, दो नॉर्मल पेशेंट हैं जिसको डायबिटीज नहीं है, उसमें और जिसको डायबिटीज है उसमें हार्ट डिजीज होने के चांस 1:3 रेशियो में है। एसिडिटी अगर नॉर्मल कॉजेज से होगी वो भी डायबिटीज को हमारा बढ़ाएगा। बेसिकली हम पेट की एसिडिटी की बात नहीं कर रहे, हम ब्लड में जो एसिड बेस का बैलेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं। ब्लड की एसिडिटी आपकी सारी बीमारियों को बढ़ा रहा है। ब्लड की एसिडिटी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स का इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, वो आपकी बीमारियों को। अल्कलाइन के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाएं उतना ज़्यादा अच्छा। फ्रेशली खाएं और कम खाएं, कंट्रोल बुरी बात। बच्चों के लिए एक्चुअली बहुत ये जो आजकल कल्चर चल रहा है, जो हमने अपना लिया है कि पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर चीज़ें बहुत अच्छा, ब्रेड खा रहे हैं हम लोग, रोटी और अपनी जो पुरानी चीज़ें मिलेट्स तो बिल्कुल ही बंद कर दी हैं। तो बच्चों के लिए आगे बहुत ही ये चीज़ एक तरह से बहुत हानिकारक है। आज पेशेंट, दो नॉर्मल पेशेंट है जिसको डायबिटीज नहीं है, उसमें और जिसको डायबिटीज है उसमें हार्ट डिजीज होने के चांस 1:3 रेशियो में है। मतलब नॉन डायबिटिक को हार्ट अटैक होने का चांस 1 गुना है, तो डायबिटीज को होने का चांस 3 से 4 गुना ज्यादा है। उसके कारण है क्योंकि उसकी मसल्स वो अफेक्टेड होती हैं। दूसरे जो एंडोथेलियल लेयर है आर्टरीज की, जो खून की नली है हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम जम जाता है और उनका लॉस भी होता है। जो एंडोथेलियल लेयर है उसका लॉस होता है और उसमें भी ग्लूकोज के डिपॉजिट्स होने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होने लगते हैं। दूसरा कारण यह है कि जो हमने बताया था आपको कि जो न्यूरोपैथी होती है, नर्व वीक हो जाती हैं तो नर्व में पेन सेंसेशन कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंटों को हार्ट अटैक होता है तो उसकी सीवियरिटी भी कम मालूम पड़ती है। उनको लगता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, थोड़ा सा हो सकता है गैस का दर्द हो रहा हो, इसका हो रहा, तो पेशेंट ने अगर नेग्लेक्ट कर दिया, एंजाइना का पेन जो पेशेंट को होता है उसकी फीलिंग भी कम आती है। मतलब पेन सेंसेशन ही कम हो जाता है। ओवरऑल पेन सेंसेशन कम हो जाता है, आपकी हार्ट की एफिकेसी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है और ऐसे पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ के चांस ज्यादा रहते हैं। और जिसे हम कहते हैं साइलेंट एमआई, पेशेंट मतलब पेशेंट जी अच्छे खासे सोते सुबह नहीं रहे, तो ये साइलेंट एमआई है। अच्छा, ये भी डायबिटीज इसका? ये डायबिटीज वाले लोग ज्यादा प्रोन होते हैं। मतलब एक रिस्क फैक्टर तो इससे बढ़ ही गया। एक रिस्क फैक्टर जो हमारी गट के लिए है, वहाँ पे हम इसको डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो नर्व वीक हुई हैं उनका इफेक्ट तो गट पे भी आता है, क्योंकि हमारी आंतों को जितनी नर्व सप्लाई करती हैं वहाँ पे वो भी स्लो हो जाती हैं। तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होने लगती है, पेशेंट का खाना डाइजेस्ट होने में मुश्किल होती है, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, डाइजेशन पूरा रहता है, विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो ओवरऑल पूरे बॉडी में ही ये सब डिफिशियंसी, जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं उनकी डाइजेशन डिफिशियंसी हो जाती है। इसके अलावा इफेक्ट तो हमारे लीवर पे भी आता है, हमारी ब्लड वेसल्स पे भी आता है, हमारे नेल्स पे, हेयर पे, लंग्स पे, सभी चीज़ों पे आता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो इट्स लाइक ए सिंड्रोम। ये पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली वो बहुत ही फेटल होता है। एक उसमें जैसे पैर में कभी कभी इस्चेमिक चेंज आते हैं, ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचता है, तो उसका नाम ही अलग से रखा गया है कि डायबिटिक फुट। ऐसे पेशेंटों को हमें एम्पुटेट भी करना पड़ता है, पैर को काटना भी पड़ सकता है, उंगलियों को काटना तो ये कितना कॉमन है, जैसे पैर तक आना, मतलब ये अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में ये रेयर तो नहीं है पर इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। देखने को जो जिनका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है उनमें काफी देखने को मिलता है। मतलब अगर आप कंट्रोल रखें तो इस स्टेज तक नहीं जाएंगे। अगर डायबिटीज कंट्रोल रख के आप आराम से 30 साल, 40 साल, 50 साल भी चल सकते हैं। और डायबिटीज जैसे है तो एक तरह से वो पूरा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो कर रही है, तो सारी चीजें उससे इंक्रीज ही होंगी। जैसे इन्फ्लेमेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर है, एसिडिक हो रही है बॉडी, तो वो भी सारी चीजें, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि एसिडिटी अगर रहेगी, एसिडिक इन्वायरमेंट रहेगा तो क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ा देगा, क्लॉट डिसलॉजमेंट हो जाएगा, या मतलब जैसे आपने बताया कि हार्ट पे असर डाल रहा है, गट पे असर डाल रहा है, तो वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट भी डायबिटीज में बढ़ता है। और इन्फ्लेमेशन कितना ज़्यादा, मतलब अल्कलाइन नहीं रह पाती बॉडी अगर डायबिटीज़ है उसको, तो एक अल्कलाइन इन्वायरमेंट में बीमारियां नहीं पनपती। जैसे मैं कई बार पढ़ती हूँ उस चीज़ को, कैंसर्स भी नहीं होते, बाकी चीज़ भी नहीं होती। तो डायबिटीज़ इस चीज़ को कितना बढ़ाती है और हम कैसे इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, दोनों ही चीज़ें इसमें। अगर बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, ब्लड में एसिड ज़्यादा होगा, तो डायबिटीज हमारी अनकंट्रोल भी रहती है।
और डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो भी बॉडी में एसिडिक मीडियम मिलता है। तो एसिडिटी अगर नॉर्मल कॉजेस से होगी वो भी डायबिटीज को हमारा बढ़ाएगा। जैसे बेसिकली हम पेट की एसिडिटी की बात नहीं कर रहे, हम ब्लड में जो एसिड बेस का बैलेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब एसिड ज्यादा रहेगा तो पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को वो इन्फ्लेमेशन देगा। तो हर ऑर्गन आपका इन्फ्लेम्ड होगा तो हर ऑर्गन की एज कम होती है। एज कम होने के अलावा उसको डिजीज होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर उसमें कोई बीमारी या कॉम्प्लिकेशन हो गया है तो उसको हील होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में डिजीज कम डेवलप होती है और हील जल्दी होती है। जैसे कि यूरिन है, अब मीडियम एसिडिक है तो हम एल्कलाइजर, यूरिलाइजर एल्कलाइन मीडियम के लिए यूज करते हैं ना, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन सब की ग्रोथ कम होती है और सरवाइव कम करते हैं। तो इसलिए एसिडिक मीडियम जितना कम रहे उतना अच्छा। एसिडिक मीडियम डायबिटीज की वजह से भी होता है और हमारा जो खान पान जो हम जंक फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, समोसे खाते हैं, ब्रेड पकौड़े खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, पराठा खाते हैं, जितनी भी चीजें हम इस तरह की खा रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर एसिडिक मीडियम बना रहे। अगर हमें चाहिए कि एसिडिक मीडियम बॉडी में नहीं हो, उसके लिए हमें जितनी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल मीन्स नेचुरल फॉर्म है, जैसे प्लांट हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं जो नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, उसे हम जितना कम कुक करके खाएंगे उतना ही हमारे बॉडी का मीडियम एल्कलाइन होगा। हमारे कंट्री में एक चाय पीने का बहुत सिस्टम है, तो चाय भी हमारे मीडियम को एसिडिक करती है, ब्लड को एसिडिक करती है। हम पीते भी और जबरदस्ती पिलाते और सबसे पहले हमें स्वाद जो लगता है वो सबसे पहले चाय का ही उठते ही बैठनी चाहिए और वो आपके थ्रू करते ही वो आपकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो मतलब ब्लड की एसिडिटी आपकी सारी बीमारियों को बढ़ा रहा है। ब्लड की एसिडिटी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स का इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, वो आपकी बीमारियों को। तो अल्कलाइन के लिए जैसे आपने कहा कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अल्कलाइन फूड लें, मतलब जो डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, मतलब प्रकृति से आ रहा है, जो डायरेक्ट नेचुरल फॉर्म है, वो सारी चीज़ें ले। जंक फूड कम खाएं, वो तो सब जगह आजकल है कि जंक फूड खाना नहीं है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता लोगों के लिए, हर जगह चेन्स हैं, बाहर खा रहे हैं लोग। तो जितना हम उसको कम कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि बच्चे तो आजकल जो पैक्ड फूड है जो बाहर मिल रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा क्योंकि हमारे पास चॉइस हमेशा है कि कोल्ड ड्रिंक है और नारियल पानी है या जूस है, हमें क्या लेना है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो हमारी बॉडी एसिडिक होगी, बाकी चीज़ें लेंगे तो अपने आप अल्कलाइन होंगी। तो हम लोग बीमारियों से खुद बच सकते हैं इस चीज़ को करके। हम बीमारियों से खुद बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिससे हम अपना एसिडिक मीडियम जो है उसे कम कर सकते हैं। जैसे हम सुबह चाय लेते हैं, उसकी जगह हम अगर एक स्मूदी बना लें जिसमें हम थोड़ा लौकी डालें, थोड़ा पेठा डालें, एक फ्रूट डालें, थोड़ा नींबू डालें, थोड़ा कड़ी पत्ता डालें और इसी तरह की नेचुरल चीज़ों को बना के हम उसे मिक्सी में ग्राइंड करके ले लें तो वो हमारे शरीर का मीडियम को एल्कलाइन करेगा। सुबह चाय की जगह हमें सुबह बेड टी की जगह हम अगर स्मूदी लें तो, और स्मूदी को 2-3-4 बार भी पी सकते हैं, तो उससे हमारा मीडियम एसिडिक की जगह एल्कलाइन रहेगा। क्योंकि चाय एक तरह का एडिक्शन है हमारी कंट्री में, चाय, कॉफी। हाँ, देखिए दोनों चीजें, चाय है वो भी एक एडिक्शन की तरह है और एक मीठा है वो भी एडिक्शन की तरह। अब कंपनी को तो बेचना है तो कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, लेकिन वो मीठा बहुत भारी पड़ता है शरीर पे। हम हमेशा तो इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 6 दिन आप परहेज कर लीजिए, एक दिन कुछ खा लीजिए, आपकी चॉइस भी पूरी हो गई, आपका इच्छा भी पूरी नहीं मरी, लेकिन 6 दिन आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें। पुराने समय में क्या होता था, ब्रेकफास्ट बना तो ब्रेकफास्ट के समय में खत्म, लंच बना तो लंच के समय में खत्म, डिनर बना तो डिनर के समय में खत्म। कोई चीज को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं थी। अब हम एक दाल बनाते हैं, लंच में बनाते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं, फिर डिनर में खा लेते हैं, फिर बच्ची तो अगले दिन खा लेते हैं। तो जिस चीज को हम जितना गर्म करेंगे, जितना ओवन में डालेंगे या जितना गैस पे गर्म करेंगे, वो चीज उतनी डीनेचुरल हो रही है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, उसमें जितने न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो खराब हो रहे हैं और उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट जो थे उनकी जगह ऑक्सीडेंट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हम किसी चीज को जितना भी पकाते हैं तो ये हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जितने फ्रोजन फूड हैं
उसमें तो एडिटिव और आते हैं, मिल्क आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, वो और हार्म करते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाएं उतना ज्यादा अच्छा। फ्रेशली खाएं और कम खाएं, कंट्रोल करें थोड़ा सा। देखिए पोर्शन तो हमेशा ही मैटर करता है। इंडिया डायबिटीज की कैपिटल बनने इसलिए जा रहा है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं और बहुत खराब खा रहे हैं। जितना हमें खाना चाहिए उससे हम 2 गुना 3 गुना खा रहे हैं। अब बच्चों को देखिए ओवरवेट हैं, बड़े ओवरवेट हैं। जो आइडियल वेट रेंज है हमारी BMI के हिसाब से, उससे हम बहुत ऊपर चल रहे हैं और वी आर सीवियरली अंडर एक्सरसाइज। क्योंकि जितना हमें एक्सरसाइज करना चाहिए हम उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर एक्सरसाइज आपने जो बोला। हम अंडर एक्सरसाइज हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमने सुबह कपालभाति कर ली, अनुलोम विलोम कर लिया, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली तो हमारी एक्सरसाइज हो गई। लेकिन ये तो जो नॉर्मल पर्सन को फिट रखने के लिए चीज है वो है, ये वार्म अप हो गया। ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज आप कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कीजिए। ऐसी एक्सरसाइज करनी जिससे आपकी कैलोरी वेस्ट हो, आपके शरीर से पसीना निकले और कम से कम वो 45 मिनट 1 आवर होना चाहिए। हम लोग 10 मिनट करते हैं, वॉक कर लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं थोड़ी सी, उसी में सोचते हैं कि हमने आज बहुत काम कर लिया, बहुत एक्सरसाइज कर लिया। तो अगर हम एक्सरसाइज करते रहें, डाइट को ठीक रखें, तो हमारी शुगर है जिनको उनको कंट्रोल में रहेगी और जिनको है उनको नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, डाइट कंट्रोल और सेकंड आपका एक्सरसाइज। अगर आप ये 2 चीज़ें को डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आए तो डायबिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे नहीं और जिनको है उनका कंट्रोल रहेगा। तो कंट्रोल रहेगा तो बाकी बीमारियां नहीं होंगी। डायबिटीज में ऐसा भी नहीं कि हम किसी चीज़ को नहीं खा सकते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट फिक्स है। हर चीज़ एक लिमिट में खाइए तो ठीक है। जैसे हमें पराठा खाना है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि पराठा नहीं खाइए, हाँ पराठा खाइए, अमर बीट लीजिए, थोड़ा उसमें जौ मिला लीजिए और साथ में उसमें पालक मिला दीजिए, मेथी मिला दीजिए, ये सब मिला के एक पेस्ट बना लीजिए और उसका पराठा आप बिल्कुल मिनिमम ऑयल के साथ बना लीजिए। आपकी शुगर को नहीं बढ़ाने वाला। आपको हलवा बनाना है तो आप ऐसी चीज़ों का बनाइए ना, उसमें शुगर की जगह आप दूसरी चीज़ें, स्टीविया है और दूसरी चीज़ें हैं वो बनाइए। जो रिसेंट में जो डायबिटीज के रिवर्सल की बात कर रहे हैं लोग, उसमें एक चीज पे इस समय बहुत ज्यादा ध्यान है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है? जैसे लोगों को लगता है एक बार डायबिटीज हो गई तो मरते दम तक दवाई खानी पड़ेगी या जब तक दवाई चलती ही रहेगी, ये इंडिया में है ना? ऐसा नहीं है। डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी विल पावर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल इन फॉर्म ऑफ कि हमें रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, हमें खाना जो लो GI इंडेक्स का है वो खाना है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी है, ठीक है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी है और इसके अलावा पोर्शन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम पराठे खाने बैठ गए तो 4 पराठे खा गए, 6 खा गए, 6 भटूरे खा गए, उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। माइंडफुल ईटिंग इज इम्पोर्टेंट। माइंडफुल ईटिंग इज नेसेसरी और पोर्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें एक नॉर्मल आदमी को 60 किलो वाले को 1400 से 1600 कैलोरी चाहिए, लेकिन नॉर्मल इंडियन मैं समझता हूँ कोई 2000 लेता है, कोई 2500, कुछ तो ऐसे जो 4 भी खा लेते हैं। बच्चे हमने 10-10 साल के बच्चे देखे हैं 50-80 किलो का, 70 किलो का ऐसे आ रहे हैं। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत बुरी बात है। बच्चों के लिए एक्चुअली बहुत, ये जो आजकल कल्चर चल रहा है जो हमने अपना लिया है कि पिज्ज़ा खाना है, बर्गर चीज़ें बहुत अच्छा, ब्रेड खा रहे हैं हम लोग, रोटी और अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं मिलेट्स तो बिल्कुल ही बंद कर दी हैं। तो बच्चों के लिए आगे बहुत ही ये चीज़ एक तरह से बहुत हानिकारक है आगे उनके लिए, क्योंकि आजकल मैं छोटे छोटे बच्चे देखती हूँ ओवरवेट है, जैसे आपने बात की BMI बहुत हाई है, या बच्चों में आजकल जो बीमारियाँ हो रही हैं जो हम पहले सुनते भी नहीं थे अपने टाइम पर, तो वो बहुत एक तरह से गलत चीज़ों में हम जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए जंक फूड और वो सब कंट्रोल करें, बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीज़ें दिखेंगी, पर जैसे 6 दिन नहीं खा रहे तो 1 दिन खा लें। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा कंट्रोल अभी से उनकी डाइट में रख देंगे तो बाद तक खा पाएंगे। अभी ज़्यादा खा लेंगे तो बाद में सब बंद करना पड़ेगा। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। और आयुर्वेद में भी जैसे कहा गया है, जैसे डॉक्टर चौहान ने भी कहा कि आप
कम खाएं, पोर्शन पे कंट्रोल करें, तो 80% कम से कम भूख का 80% या 70% खाएं, पेट को थोड़ा खाली रहने दें। हमें क्या है, कोई चीज़ टेस्टी लगती है तो हम खाते जाते हैं, तो खाना ही एक तरह से बीमारी भी है, और अगर हम खाने को कंट्रोल कर ले तो मेडिसिन भी है हमारे लिए, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना। बच्चों की हेल्थ बेसिकली फैमिली पे डिपेंड करती है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं मालूम चॉकलेट क्या है, बिस्किट क्या है, चिप्स क्या है, समोसा क्या है। घर वाले जब देखते हैं बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, लाके ले बेटा चिप्स खा ले, ले बेटा चॉकलेट खा ले, मामा आए तो एक चॉकलेट ले आए, अंकल आए तो एक चॉकलेट ले आए। अब अल्टीमेटली उससे उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है, और उसको जो ऑक्सीडेंट मिलने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, उनका रेशियो खराब हो जाता है, और उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो एक पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें हैं वो नहीं खा रहा है। ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, फ्रूट्स कम खा रहा है, या और जो दालें हैं, जो हमारा स्टेपल फूड है, उसे कम खा रहा है, उसकी वो दूसरी चीजें खा रहा है। और पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें इतनी एनर्जी वाली चीजें हैं। दूसरा, इसमें ट्रांस फैट बहुत होता है, तो ये सब बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। दूसरा, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत कम है, उनकी एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो आई एम रियली वरीड कि जब वो हमारी एज पे आएंगे तो उनका हेल्थ स्टेटस क्या होगा। तो हम लोगों को अभी से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा रो रहा है, रोने दीजिए थोड़ी देर, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें जो चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करती हैं उनको खाने के रेस्ट्रिक्शन रखें। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज में जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट कितना है? जैसे मदर फादर को रहा है तो कितना चांसेस रहते हैं, और हम इसको पूरी तरह से उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे डायबिटीज हो ही जाएगी, या हम इसको किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं टाइम रहते हुए? टाइप 2 में डायबिटीज का जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वो कुछ हद तक है। जरूरी नहीं कि मदर फादर में किसी एक को है या दोनों को डायबिटीज है तो जो चिल्ड्रंस हैं उनको होगी। अगर होने का चांस है 25-30% के करीब रहता है, लेकिन अगर कोई कॉशियसली अपनी हेल्थ को मेंटेन करे तो इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, बहुत दिनों तक किया जा सकता है। हो सकता है उसको 60 साल तक भी डायबिटीज ना हो। अगर वो एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो टेस्ट हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसको एक्सरसाइज डाइट से बहुत समय तक पोस्टपोन किया जा सकता है। मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर अगर हम अच्छे रखें तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जेनेटिक्स को। एवरीथिंग, हर चीज का एक मल्टी फैक्टोरियल रोल है। तो ये नहीं कि जेनेटिक्स में तो होनी है, लेकिन अगर है ऐसा तो आप अपने वेट को कंट्रोल रखिए, अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए, और हमेशा अपने शुगर की मॉनिटरिंग करते रहिए, तो इसे टाला जा सकता है। और 100% कभी कभी हो सकता है ना भी हो आपको, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आपको होना ही होना है, लेकिन 25 से 30% होने के चांस है, मतलब कम कर सकते हैं। अच्छा, एक स्ट्रेस का कितना रोल है डायबिटीज में? जैसे आजकल हर एक कोई स्ट्रेस्ड है, भागम भाग की लाइफ है जो पहले नहीं होती थी, अब वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ऐसा अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेस किसी की लाइफ में नहीं है, मैं भी कई बार स्ट्रेस रहती हूँ, प्रोफेशनल स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस रहते हैं, तो स्ट्रेस के बिना तो हम नहीं रह सकते। पर स्ट्रेस का कितना रोल है बीमारियों में? कि हर बीमारियों में, ऑटोइम्यून में स्ट्रेस है, डायबिटीज में स्ट्रेस है, तो कितना रोल स्ट्रेस प्ले करता है? प्रेजेंट सिनेरियो में तो मैं ये मानता हूँ कि ऑलमोस्ट 60, 70, 80% रोल हमारी बीमारियों में स्ट्रेस का ही है।